चलो देखो, जो आज हमें टॉपिक कवर करना है वो हमारा टॉपिक है, ये चैप्टर है, पूरा चैप्टर कवर करेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक, चैप्टर नंबर 9 बिजनेस स्टडीज़ का है। पार्ट बी में से ये रिलेट करता है। पार्ट बी अगर एग्ज़ाम में करें हम तो 30 मार्क्स की वेटेज रखता है। ठीक, इसके अंदर हमें 30 मार्क्स में 4 चैप्टर्स को कवर करना होता है। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका चैप्टर है ये आपका 6 to 8 मार्क्स को कवर करता है एग्ज़ाम के अंदर। हम कह सकते हैं कि इससे एक 6 नंबर का क्वेश्चन 101% मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, और बहुत चांसेस हैं कि वो डायरेक्ट भी मिल सकता है, और हो सकता है आपको 4 नंबर का भी मिले। खाली फैक्टर्स पूछे तो 4 नंबर में पूछेगा, और अगर केस स्टडी के साथ आएगा तो 6 नंबर में आएगा, ये भी पक्का है। ठीक, अब तो इसके अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है, तो इसके अंदर हम अपनी मेन चीज़ों को ही पढ़ेंगे, ज़्यादा फालतू इधर उधर नहीं भागेंगे। खाली मेन टॉपिक्स को कवर करेंगे जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कोशिश करेंगे सारे कवर हो जाए, लेकिन मेन तो 100% कवर करेंगे ही करेंगे। ठीक, सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन को समझने की ज़रूरत है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, तो लिख लेते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो होता है वो किससे कंसर्न करता है, किससे रिलेट करता है, रिलेट विद रेजिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ बिजनेस फाइनेंस। मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो होता है वो इसके अंदर हमें ये पढ़ना होता है कि हम फाइनेंस को कहाँ से रेस करेंगे और उसको किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे। कौन सा फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारा कंसर्न करता है रेजिंग से और यूटिलाइजेशन ऑफ फंड से। रेजिंग का मतलब कहाँ से पैसा इकट्ठा किया जाएगा, अब इकट्ठा हिंदी में लिखना बहुत मुश्किल है, छोड़ देते हैं। यूटिलाइजेशन मतलब कहाँ पे उसका यूज़ किया जाएगा, कहाँ पे उसको इस्तेमाल किया जाएगा। बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, तो बिजनेस फाइनेंस का मतलब हो गया मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस। जो आपको पैसा रिक्वायर होता है बिजनेस को कैरी आउट करने के लिए, वो आपका बिजनेस फाइनेंस कहलाता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हमें इस बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड ही सारे फैसले लेने होते हैं, तो सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं। तो अब क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, तो देखो सबसे पहले जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे हिसाब से है इस चैप्टर के अंदर, वो फाइनेंशियल डिसीजंस है। सबसे पहले हमें फाइनेंशियल डिसीजन के बारे में पढ़ना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। अब फाइनेंशियल डिसीजन में हमें कवर क्या क्या करना है, तो फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर बेसिक लेवल पे आपको 3 तरीके के डिसीजंस को कवर करना है। सबसे पहला जो आपको कवर करना है वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन को कवर करना है। दूसरा अगर हम बात करें तो आपको फाइनेंसिंग डिसीजन को कवर करना है। तीसरी बात की जाए तो डिविडेंड डिसीजन को कवर करना है। ये 3 डिसीजंस हमें कवर करने हैं। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन की अगर हम बात करें थोड़ा सा, क्या है, तो इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, पैसा इन्वेस्ट करना। अब इन्वेस्ट करने के लिए पहले पैसा होना भी तो चाहिए, तो इसलिए इससे पहले हम फाइनेंसिंग डिसीजन को कवर करते हैं। फाइनेंसिंग डिसीजन क्या कहता है, फाइनेंसिंग डिसीजन एक कहता है कि बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए हमें जो पैसा चाहिए, ये पैसा कहाँ से आएगा। ठीक, फाइनेंसिंग डिसीजन हमें ये चीज़ बताता है कि ये पैसा हम कहाँ से लेके आ सकते हैं। इस चीज़ के बारे में आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा है। आपने पढ़ा था बिजनेस को बड़ा करने के लिए, हमने कही थी ना, याद होगा कि हमने सोचा था शेयर्स वाले चैप्टर में, जब हमने कंपनी पढ़ी थी, कि जब कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो कंपनी के पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो क्या करे, शेयर इशू करे, या फिर डिबेंचर इशू करे। डिबेंचर इशू नहीं करे तो लोन लेके आए। ठीक है, ये काम कर सकती है। तो 2 ही तरीके हैं। क्या तरीके हो गए आपके पास, एक इक्विटी, मतलब या तो शेयर इशू करो या फिर डेब्ट लेके आओ, उधार लो पैसा। अब फाइनेंशियल डिसीजन को बेटर समझने के लिए आप इसे थोड़ा सा रिलेट करो कैश फ्लो स्टेटमेंट की फाइनेंसिंग एक्टिविटी से, तो आपको ज़्यादा रिलेट होगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपने क्या देखा था, इशू ऑफ शेयर प्लस होता था,
प्रीमियम के साथ, ठीक है, होता था नहीं होता था, होता था, तो इसका मतलब इनफ्लो ऑफ फंड्स हो रहा था। इसी के साथ इश्यू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट माइनस प्लस प्रीमियम, ठीक है, क्या होता था, प्लस होता था, यानी कि पैसा आ रहा है, लोन लिए हमने तो पैसा आ रहा है, चाहे शॉर्ट टर्म चाहे लॉन्ग टर्म, वो पैसा आया, इनफ्लो जनरेट करता था, वो इनफ्लो शो करता था, ठीक, करता था नहीं करता था। तो इसीलिए यहाँ पे फाइनेंशियल डिसीजन से हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास पैसा आ रहा है, तो ये हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेट करता है। और एक मज़ेदार बात इसी के साथ, इक्विटी प्लस डेब्ट, ये हमारा किसी और चीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है, जो इसका एक टॉपिक इसी से निकल के बनता है। अगर बात करें क्या होता है सर, क्या बनता है, तो बैलेंस शीट याद है, नॉर्मल बैलेंस शीट का फॉर्मेट लेते हैं, कंपनी वाला नहीं लेते, समझने के लिए कर रहे हैं, खाली अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो बैलेंस शीट में अगर लाइबिलिटी हेड आपने ध्यान से देखा होगा, तो यहाँ पे होता है शेयर होल्डर फंड, शॉर्ट में लिखता हूँ। उसके बाद आपको देखने को मिलती है नॉन करंट लाइबिलिटी, फिर करंट लाइबिलिटी देखने को मिलती है। शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। नॉन करंट लाइबिलिटी में डिवेंचर, पब्लिक डिपॉजिट और बैंक लोन आते हैं। करंट लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स, ट्रेड पेबल्स, ये सब चीज़ें आती हैं, आती हैं नहीं आती हैं। तो अब अगर आप बेसिक लेवल पे सोचो, इसके बाद और बेसिक लेवल पे जाओ, कैपिटल एम्प्लॉयड याद है, पार्टनरशिप में पढ़ा था, क्या कहता था कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड कहता था कि भैया टोटल एसेट्स में से अगर आप माइनस कर दो क्या, आउटसाइड लाइबिलिटी मतलब करंट लाइबिलिटी, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब बिजनेस में मैंने कितना पैसा लगा रखा है, यही तो होता है। तो अगर आप दूसरी साइड देखो, तो दूसरी एसेट्स की होती है नहीं होती है। तो अगर एसेट्स की साइड का टोटल मान लो 100 है और करंट लाइबिलिटी 20 की है, तो ये तीनों का टोटल या इन दोनों का टोटल कितना आएगा, 80 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो ये 80 क्या आया, मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड आई। कैपिटल एम्प्लॉयड में 80 में क्या क्या कवर हो रहा है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और डेप्ट, या फिर पब्लिक डिपॉजिट्स, या फिर बैंक लोन। तो मैं कह सकता हूँ शेयर कैपिटल मतलब इक्विटी और डेप्ट मतलब नॉन करेंट लाइबिलिटी। तो यानी कि ये हमारा किससे रिलेट कर जाता है, कैपिटल एम्प्लॉयड से। कैपिटल एम्प्लॉयड को अगर थोड़ा सा और अच्छे शब्दों में लिख दें तो कैपिटल स्ट्रक्चर कह सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब हम कैपिटल स्ट्रक्चर से भी बाहर में पढ़ते हैं और सीखते हैं। तो अब हमें इसमें सीखना क्या है, फाइनेंशियल डिसीजन में, फाइनेंशियल डिसीजन में हमें ये सीखना है कि हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को मतलब बिजनेस में लगाने के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे, इक्विटी से लाएंगे या डेब्ट से लाएंगे। अब क्यों लाएंगे, इक्विटी ही क्यों लाएंगे, डेब्ट ही क्यों लाएंगे, तो ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स के ऊपर, वो पढ़ना है। अब कैपिटल स्ट्रक्चर में जरूरी नहीं है कि हम पूरा पैसा इक्विटी से ही लगाएं या पूरा पैसा उधार लेके ही लगाएं, है ना। तो कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे डिसाइड करेंगे, मतलब मान लो तुम्हें बिजनेस में लगाने के लिए 1 करोड़ चाहिए, 1 करोड़ में कितने शेयर इशू करो और कितने का लोन लो, ये कैसे डिसाइड किया जाए। तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे डिसाइड किया जाएगा, वो भी हम सीखेंगे एक कॉन्सेप्ट से जिसका नाम है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ठीक, इस पे न्यूमेरिकल आने की उम्मीद होती है, 2 तरीके से क्वेश्चन पूछता है, कवर करने की कोशिश करेंगे, कॉन्सेप्ट तो सीखेंगे ही सीखेंगे। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, अब इसके बाद फाइनेंशियल डिसीजन में हमने क्या कर लिया, फाइनेंस इकट्ठा कर लिया, पैसा इकट्ठा कर लिया, मतलब कैपिटल इकट्ठी कर ली, कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर ली, ठीक, डिटेल्ड में। अब इन्वेस्टिंग डिसीजन, पैसा आ गया तो पैसा कहीं ना कहीं भाई इन्वेस्ट भी तो करोगे या उसे खाली पड़ रहने दोगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अगर मैं बात करूँ, सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ही ये माना जाता है कि हमें जब भी फंड्स की रिक्वायरमेंट हो तो हमें फंड्स मिल जाए, और जो भी फंड्स हम इकट्ठे करें वो कभी आइडल ना पड़े रहें। क्यों भैया, जो भी फंड मैं यहाँ से इकट्ठे करूँगा उसकी कोई ना कोई कीमत होगी। अगर मैं लोन लेके आऊँगा तो मुझे इंटरेस्ट पे करना है, अगर मैं शेयर होल्डर्स का पैसा लगाऊंगा तो मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी है, वो भी कंपनी के मालिक है, उनका पैसा ग्रो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कंपनी की वैल्यूएशन बढ़नी चाहिए। भले मैं डिविडेंड नहीं बांटूँ, लेकिन भैया उनकी मार्केट में शेयर की वैल्यू तो बढ़नी चाहिए, तभी तो वो इन्वेस्ट करेंगे, वरना क्यों इन्वेस्ट करेंगे कंपनी में, ऑब्वियस सी बात है नहीं है। तो हमारा इसीलिए अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये ऑब्जेक्टिव होता है हमारा कि फंड्स हमारे आइडल ना रहें, आइडल रहेंगे तो वो कुछ भी जनरेट नहीं करेंगे, मैं वो इंटरेस्ट कहाँ से दूंगा, कैपिटल उनके शेयर की वैल्यू कैसे बढ़ाऊंगा, शेयर की वैल्यू तब बढ़ेगी जब मेरी कंपनी का प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा,
ऑब्वियस सी बात है, जो लोग बच्चे शेयर मार्केट में थोड़े से इंटरेस्टेड होंगे उन्हें पता भी होगा, मैंने पहले बताया भी है कि शेयर के प्राइसेस कंबल होते हैं। अब वो कंबल क्यों होते हैं? कंपनी की सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो कंपनी के प्रॉफिट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली थर्ड क्वार्टर के जो रिजल्ट आए, थर्ड क्वार्टर के मतलब तो हमने पढ़ाई की अकाउंटिंग ईयरली की जाती है, लेकिन अब मोस्टली कंपनीज जो हैं वो क्वार्टरली बेसिस पे अपने अकाउंट बनाना शुरू करती हैं। तो उनके क्वार्टरली रिजल्ट जो आए थे, थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट जो दिसंबर में उनका थर्ड क्वार्टर पूरा हुआ, साल को 4 क्वार्टर होते हैं तो दिसंबर में थर्ड क्वार्टर होगा, लगा लेना अपने हिसाब से। ठीक, तो दिसंबर का थर्ड क्वार्टर हो तो बहुत सी कंपनीज को लॉस हुआ, उनके शेयर्स गिर गए। ठीक, तो प्रॉफिट कमाएंगे तभी शेयर बढ़ेंगे। प्रॉफिट कब कमाएंगे? या हमारे पास जो पैसा होगा हम उसे सही जगह पे इन्वेस्ट करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हमें यही फैसला लेना है कि इन्वेस्टमेंट करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक, यानी कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिन पे हमें ध्यान रखना है इन्वेस्टमेंट करते समय, हमें ये पढ़ना है इसके अंदर। अब इन्वेस्टमेंट बिजनेस के अंदर 2 तरीके से की जाती है। मतलब इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हो? आ जाओ फिर से बैलेंस शीट में, नॉन करेंट एसेट्स और करंट एसेट्स। अगर नॉन करेंट एसेट्स में करोगे तो मैं कह सकता हूँ कि फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करिए तो मतलब फिक्स कैपिटल हो गई। ठीक, और अगर करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करिए तो मैं कह सकता हूँ स्टॉक वगैरह में इन्वेस्ट करिए तो वर्किंग कैपिटल हो गई। अब ये दोनों ही हमारे टॉपिक बन जाते हैं। अब फिक्स एसेट्स में क्या इन्वेस्ट, कितना इन्वेस्ट करें, करें या ना करें, वर्किंग कैपिटल में कम करें ज़्यादा करें, इससे रिलेटेड भी कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। अब तुमने इन्वेस्टमेंट करी तो इन्वेस्टमेंट करने से क्या होगा? कुछ ना कुछ प्रॉफिट जनरेट होगा, नहीं होगा? अब उस प्रॉफिट का क्या करना है? उस प्रॉफिट का भी तो कुछ करा जाता है, क्या करा जाता है? तो प्रॉफिट के बेसिकली 3 हिस्से होते हैं। आपने इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम में जो मेथड पढ़ा है, इनकम मेथड, उसमें आपने सीखा होगा ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर की प्रॉफिट के 3 हिस्से होते हैं। एक कॉर्पोरेट टैक्स जो सरकार को चला जाता है, इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, छोड़ दो। दूसरा हिस्सा होता है हमारी रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग मतलब सर, रिटेन अर्निंग मतलब जो पैसा हमने रिजर्व एंड सरप्लस में डाल दिया, चाहे वो जनरल रिजर्व हो चाहे कोई सा रिजर्व हो। कैपिटल रिजर्व की बात मत करना, पता ही होगा अकाउंट्स पढ़े हुए हो कि कैपिटल रिजर्व में वही पैसा डाला जाता है जो कैपिटल प्रॉफिट से जनरेट होता है, मतलब जो प्रॉफिट कभी कभार होते हैं हमें। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरा हिस्सा हमारा डिविडेंड, तो इसके अंदर रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग वैसे रिजर्व एंड सरप्लस में आ गई यहाँ पे, इसलिए हमने ये लिखी थी, लेकिन इससे रिलेटेड हमें कुछ नहीं पढ़ना है ज़्यादा। ठीक, हमें पढ़ना ही नहीं है, समझो हमें मेनली पढ़ना है डिविडेंड के बारे में। डिविडेंड के बारे में क्या पढ़ना है? डिविडेंड के बारे में पढ़ना है कि हम डिविडेंड बांटें या नहीं बांटें। अब बांटेंगे नहीं बांटेंगे ये भी डिपेंड करेगा कुछ ना कुछ चीज़ों के ऊपर, तो उनके बारे में स्टडी करनी है। तो बेसिकली देखा जाए तो हमें इन तीनों डिसीजंस में ये डिसीजंस की फैक्टर्स पढ़ने हैं। ये फैक्टर्स एग्जाम में 6 नंबर का क्वेश्चन 101% बन के आएगा, केस स्टडी में आया तो, वरना 4 नंबर में किसी के भी डायरेक्ट फैक्टर्स पूछेगा ही पूछेगा। ज़्यादातर मोस्टली इन्वेस्टमेंट की तरफ भागता है क्योंकि इन्वेस्टमेंट के थोड़े कठिन होते हैं समझना, लेकिन उसको हम आसान करने की कोशिश करेंगे, लिखवाने की कोशिश करेंगे ताकि आपके लिए वो आसान हो जाए। ठीक, तो अब जो है हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। डिसीजंस पढ़ना शुरू करते हैं। मतलब सबसे पहले फाइनेंसिंग डिसीजन क्या है? फाइनेंसिंग डिसीजन, तो फाइनेंसिंग डिसीजन को वैसे हमने देख लिया। फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर हमें क्या डिसाइड करना है? हमें ये डिसाइड करना है कि जो सोर्सेज ऑफ फंड है हम पैसा कहाँ से लेके आएंगे। ठीक है, हम लोग मतलब पैसा कहाँ से लेके आएंगे, फाइनेंशियल डिसीजन में ये डिसाइड करना है। शेयर होल्डर फंड से लेके आएंगे या बोरोड फंड से लेके आएंगे। शेयर होल्डर फंड्स का मतलब हो गया कि पैसा शेयर्स को इशू करके लाया जाएगा या रिटेन अर्निंग से लाया जाएगा। बोरोड फंड का मतलब हो गया पैसा डिबेंचर्स को इशू करके लाया जाएगा या लोन लेके लाया जाएगा। अब इसके अंदर लिखोगे क्या? फाइनेंशियल डिसीजन में आ जाएगा। तो फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर पहली बात ये लिखोगे, इन फाइनेंशियल डिसीजन वी हैव टू डिसाइड फ्रॉम वेयर वी हैव टू रेज फाइनेंस बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स मीन्स शेयर होल्डर्स फंड्स, ओनर्स फंड, और बाय इशूइंग डिबेंचर्स और बाय टेकिंग लोन्स मीन्स बोरोड फंड। ठीक, अब इसके बाद ये एक लाइन हो गई। इसके बाद दूसरी क्या लिखोगे? मतलब इसमें लिखना क्या है, हिंदी में बता देता हूँ। हिंदी में इसमें ये लिखना है, दिस फाइनेंशियल डिसीजन में हम ये फैसले लेते हैं कि जो पैसा बिजनेस में लगाने के लिए हमें चाहिए वो हम कहाँ से लेके आए, शेयर होल्डर फंड से लेके आए या बोरोड फंड से लेके आए। शेयर होल्डर फंड से अगर, अब यहाँ ये लाइन हो गई। अब इसके बाद और क्या लिखना है? इसके बाद और आपको लिखना है, आपको ये भी इसके अंदर डिसाइड करना होता है कि अगर हम पैसा बोरोड फंड से लेके आएंगे तो उसके संग एक ऑब्लिगेशन होती है। क्या ऑब्लिगेशन होती है? कि बोरोड फंड से लाया गया पैसा, देखो बोरोड फंड से ला सकते हो
या शेयर होल्डर फंड से ला सकते हो। अभी हम इसकी पीछे बात भी करके आए हैं। बोरोड फंड के संग क्या ऑब्लिगेशन है, एक तो इसे रीपे करना है कुछ समय के बाद, और दूसरा इस पर रेगुलर इंटरेस्ट पे करना ही करना है, चाहे आपको लॉस हो रहा हो चाहे प्रॉफिट हो रहा हो। इंटरेस्ट ऑन लोन जो हो गया वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, ये आपको पता ही है। शेयर होल्डर फंड की अगर मैं बात करूं तो इसके संग ऐसी कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती कि हमें डिविडेंड देना ही देना है। प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। ठीक, तो इसके अंदर हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। डेप्ट जो होता है, बोरोड फंड जो होता है, वो हमारा ज़्यादा रिस्की कंसिडर किया जाता है। किसकी वजह से, इंटरेस्ट की ऑब्लिगेशन की वजह से, लेकिन ये सस्ता भी बहुत पड़ता है। सस्ता बहुत पड़ता है मतलब शेयर्स इशू करने में बहुत सारे शेयर इशू एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे अंडर राइटिंग कमीशन वगैरह हमें पे करना हो जाता है। ठीक, जब हम शेयर इशू करते हैं तो शेयर इशू करते समय हमारे पास बहुत सारे, तो जब हम शेयर इशू करते हैं तो शेयर इशू करते समय बहुत सारे शेयर इशू एक्सपेंसेस होते हैं, मतलब खर्चे हो जाते हैं। तो उन खर्चों की वजह से, या फिर हम बात करें बहुत मेहनत लग जाती है, तो उन मेथड के अकॉर्डिंग जो बोरोड फंड माना जाता है वो चीपेस्ट माना जाता है। तो अब अगर हम बात करें, हमें डिसाइड क्या करना है कि हम पैसा कहाँ से लेके आएंगे। तो पैसा कहाँ से लेके आएंगे, बोरोड फंड या शेयर होल्डर फंड से लेके आएंगे। अब कैसे डिसाइड करें कहाँ से लाएंगे, तो कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला फैक्टर है आपका कॉस्ट। ठीक, अगर हम सबसे पहले फैक्टर की बात करें तो आपका फाइनेंशियल डिसीजन को सबसे असर डालने वाला होता है कॉस्ट। कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस। ठीक, कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस इसका मतलब ये होता है, ठीक, हम हमेशा वो सोर्स प्रेफर करते हैं जहाँ से कीमत, कॉस्ट मतलब जो रेजिंग फाइनेंस जो है हमें कम से कम लगे, सबसे सस्ती पड़ेगी। मतलब डेप्ट इशू करने की भी कुछ, डेप्ट को लोन लेने की भी कुछ कीमत होगी, और इक्विटी शेयर कैपिटल भी, मतलब इक्विटी शेयर इशू करने की भी कुछ कीमत होगी, कुछ कॉस्ट होगी। मैंने बताया कि खर्चे होंगे, तो इसमें जो खर्चे होते हैं वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू बोरोड फंड। तो हम ज़्यादातर डेप्ट को ही चूज़ करते हैं, लेकिन इसके अंदर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ रेजिंग फाइनेंस इज कंसिडर्ड। ठीक, इफ कॉस्ट इज लोअर इन डेप्ट वी मस्ट चूज डेप्ट because we choose cheapest, क्योंकि हम चीपेस्ट चूज़ करेंगे, मतलब जो हमें सस्ता पड़ेगा हम वो चूज़ करेंगे। दूसरा फैक्टर अगर हम इसकी बात करें तो इसमें आ जाता है हमारा रिस्क। ठीक, दूसरा आप ले लो रिस्क। रिस्क मतलब रिस्क जो है, मोर रिस्क इज रिलेटेड टू डेप्ट। डेप्ट के संग बहुत ज़्यादा रिस्क होता है ड्यू टू इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन, क्योंकि हमारे पास इंटरेस्ट की ऑब्लिगेशन होती है, इंटरेस्ट पे करना होता है। ठीक, और अगर हम रिस्क उठाना नहीं चाहते तो हम क्या करेंगे, शेयर होल्डर पढ़ेंगे। इफ वी want to, we do not want to take a risk, we choose equity। तो हम किसे चूज़ करेंगे, इक्विटी को चूज़ करेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके साथ साथ लिखते भी जाते हैं, कॉस्ट अगर चीपेस्ट ज़्यादातर डेप्ट की होती है तो डेप्ट चूज़ करते हैं, रिस्क इक्विटी में कम होता है तो हम इक्विटी चूज़ करते हैं। ठीक, तीसरा अगर हम बात करें, तीसरा आपका आ जाता है कैश फ्लो। कैश फ्लो कर लो चलो पहले। ठीक, कैश फ्लो, कैश फ्लो का मतलब क्या हो गया, कैश फ्लो कैसे आपको आप पे असर डालेगा। कैश फ्लो जो है कैश फ्लो कैसे असर डालेगा, मतलब अगर हमारे पास कैश फ्लो अच्छा है कंपनी का, मतलब कैश की कोई शॉर्टेज नहीं है, ठीक, तो हम क्या करेंगे, डेप्ट चूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें इंटरेस्ट पे करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर हमारा कैश फ्लो जो है
वो कंडीशन उसकी ख़राब है, मतलब कैश फ्लो की शॉर्टेज है, शॉर्टेज ऑफ कैश फ्लो है, तो हम लोग इक्विटी को चूज़ करेंगे। तो इसके अंदर ये लिख देंगे, इफ़ वी हैव गुड कैश फ्लो देन वी चूज़ डेब्ट as there is no problem of interest payment, but if we have shortage of cash we choose इक्विटी। लेकिन अगर हमारे पास कैश की शॉर्टेज होगी तो हम इक्विटी को चूज़ करेंगे। डी में हम ले लेते हैं कंट्रोल। ठीक, कंट्रोल का मतलब अगर तुम चाहते हो कि भाई तुम्हारे बिजनेस के ऊपर तुम्हारा ही कंट्रोल है, मतलब मालिक चाहता है कि बिजनेस के ऊपर उसका ही कंट्रोल रहे, तो वो क्या करेगा, डेब्ट ही चूज करेगा। ठीक, तो वो हमेशा डेब्ट चूज करेगा। तो इसमें लिखेंगे इफ वी वांट टू रिटेन कंट्रोल ऑफ बिजनेस, ठीक, वी प्रेफर, वी चूज भी लिख सकते हो आप, बोरोड फंड। तो हम बोरोड फंड चूज करेंगे। ई लिख लो फटाफट से। फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है, तो फ्लोटेशन कॉस्ट भी अगर एक तरीके से बात करो, इशू ऑफ सिक्योरिटीज़ में जो कॉस्ट होती है वो हमारी इसमें आती है। ठीक, तो हम वो चूज़ करते हैं फ्लोटेशन में जो हमें, इसकी फ्लोटेशन कॉस्ट सबसे ज़्यादा कम होती है, मतलब जिसमें सबसे कम हमें खर्चा होता है। ठीक, वो हम इसमें यहाँ पे चूज़ करते हैं। बेसिकली हम, हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट किसकी होती है, अगर हम बात करें तो हमारी डेब्ट की जो फ्लोटेशन कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा कम मानी जाती है। ठीक, इट रिफर्स टू कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ सिक्योरिटीज़, तो इसमें लिख सकते हो आप, इट रेफर्स टू कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ सिक्योरिटी। तो इसमें कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ सिक्योरिटी आ जाती है हमारी। ठीक है, हम वो चूज करेंगे, फर्म प्रेफर चूज विच हैव लो फ्लोटेशन कॉस्ट, जिसमें फ्लोटेशन कॉस्ट कम होगी, जनरली डेब्ट, और वो किस में होती है, डेब्ट में कम होती है। ये हो गया। इसके बाद अगला ले लो आप अगले में ई ले लेते हैं हम, आपकी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब हमारे कुछ बिजनेस के खर्चे जो कि फिक्स्ड है, हमें करने ही करने हैं। अगर हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट फिक्स होगी, हमारे खर्चे फिक्स्ड होंगे, तो हम इक्विटी चूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर हम डेब्ट चूज़ करेंगे तो हमारे ऊपर एक खर्चा और बढ़ जाएगा इंटरेस्ट का। ठीक, तो अब बस इसके अंदर आपको इतना ही लिख देना है और कुछ नहीं लिखना है। इफ़ वी हैव हाई फ्लोटेशन कॉस्ट then we choose इक्विटी, हम इक्विटी चूज करेंगे। एंड इफ वी हैव लो फ्लोटेशन कॉस्ट देन वी प्रेफर डेब्ट। अगर लो फ्लोटेशन कॉस्ट होगी तो हम डेब्ट को प्रेफर करेंगे। उसके बाद अगला आ जाता है आपका स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। ठीक, अगला आ जाएगा स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। ये क्या है, कैपिटल मार्केट मतलब शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में भी फेजेस होते हैं, जैसे हमारे नॉर्मल मार्केट में फेजेस होते हैं बूम के और डिप्रेशन के। ठीक, जो जब बूम का पीरियड होता है तो शेयर्स को बेचना आसान हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या चूज़ करते हैं,
शेयर्स को चूज करते हैं। ठीक, तो लिख देते हैं हम इसमें ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बूम वी चूज इक्विटी एंड इन पीरियड ऑफ डिप्रेशन, मतलब जब शेयर मार्केट गिर रहा है, वी चूज डेप्ट, तो हम डेप्ट को चूज करेंगे। ठीक, तो आपके ये 7 फैक्टर्स होते हैं। हमने EF तक आपके सातों कवर कर लिए, जहाँ तक मुझे उम्मीद है 7 हो गए। हाँ, 5 FG हो गया, 7 आपके कवर हो गए पूरे। ठीक, तो ये आपके इसमें कवर हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डिसीजन की तरफ हम बढ़ते हैं फटाफट से। हमारा इन्वेस्टिंग डिसीजन या इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक, इसमें क्या करना होता है, इसमें हमें ये फैसला लेना होता है कि हमें जो हमारे पास पैसा है वो हम कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करेंगे या शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक, डेफिनेशन मोस्टली बुक से देख लेना, बुक में इजी लैंग्वेज में लिखी हुई है, नोट्स भी इजी लैंग्वेज में लिखी हुई है। बस ये ध्यान रखना, लॉन्ग टर्म डिसीजन को हम कैपिटल बस्टिंग डिसीजन भी कहते हैं। ठीक, हम लॉन्ग टर्म डिसीजन को कैपिटल बस्टिंग डिसीजन भी कहते हैं। ये रिलेट करते हैं हमारी किससे, इन्वेस्टमेंट इन मशीन्स, बिल्डिंग इनके अंदर रिलेट करते हैं। और शॉर्ट टर्म हमारी कंसल्ट करती है इन्वेंट्रीज से और कैश से। तो बस यही बातें इसमें आपको लिखनी है और कुछ नहीं लिखनी है इसके अलावा। अब इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग आपको कौन कौन से करने हैं, तो ज़्यादा नहीं करने हैं, 3 ही फैक्टर्स इसके बेसिकली आप याद कर लो। बुक में 3 दे रखे हैं, नोट्स में 5 लिखे हुए हैं, मैं पाँचों एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन है कैपिटल बस्टिंग डिसीजन हम देख लेते हैं। सबसे पहला फैक्टर होता है कैश फ्लो। कैश फ्लो कैसे रिप्रेजेंट करेगा, कैश फ्लो मतलब क्या, कैश फ्लो भैया तुमने इन्वेस्टमेंट करी है, उस इन्वेस्टमेंट से कुछ ना कुछ कैश फ्लो तो जनरेट होगा। मतलब इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, हम फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कब करते हैं, हम इन्वेस्टमेंट तब करते हैं जब हमें पता है इन्वेस्टमेंट करने से हमारा अर्निंग बढ़ेगी, हमारा रेवेन्यू जनरेट होंगे, हमारे रेवेन्यू बढ़ेंगे, तो भैया कुछ ना कुछ कैश फ्लो तो होगा। तो कैश फ्लो जो है कंसिडर किया जाएगा, ठीक, हर प्रपोजल का, और उसमें से बेस्ट चूज किया जाएगा। ठीक, तो इसमें आपको यही लिखना है कि ना ऐसे करके लिखो प्रपोजल। अब इसमें समस्या क्या होती है, आपके पास 2 प्रपोजल होंगे। 2 प्रपोजल मतलब आप पे हमेशा इन्वेस्टमेंट करने के 2 ऑप्शन होंगे, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 या 2 भी, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब सबसे जनरेट होने वाली इनकम अलग अलग होगी नहीं होगी, तो हम वो प्रपोजल चूज़ करेंगे। जैसे मान लो कोई प्रपोजल है पहला, एक प्रपोजल है दूसरा। पहला प्रपोजल ऑप्शन 1 कहता है कि 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करो, हर साल जो है वो 50,000 रुपये कमाओ। दूसरा प्रपोजल है वो कहता है 10 लाख इन्वेस्ट करो, हर साल 60,000 कमाओ। तीसरा कहता है कि हर साल 55 कमाओ। तुम कौन सा चुनोगे, 60 वाला चुनोगे नहीं चुनोगे। ठीक है, तो प्रपोजल विच हैव हायर कैश फ्लो, प्रपोजल विच हैव हायर कैश फ्लो या विच जनरेट हायर कैश फ्लो, ठीक, आर सेलेक्टेड। ठीक, वो प्रपोजल्स चुने जाएंगे जो ज़्यादा कैश फ्लो जनरेट करके आपको देंगे। ठीक, मतलब आपको कैश फ्लो का अमाउंट कंसिडर करना होगा उससे पहले। दूसरा होता है आपका रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न मतलब आपका रिटर्न कितना आ रहा है। तो वो कौन से प्रपोजल चुने जाएंगे, वो प्रपोजल चुने जाएंगे, इसमें भी लिख लो, प्रपोजल विच ऑफर हाई rate of return and are less risky must be considered। तो जो प्रपोजल हमारे ऑफर करेंगे हाई रेट ऑफ रिटर्न और लेस रिस्की होंगे वो चुनेंगे। यहाँ पे हम वो प्रपोजल चुनेंगे जिसमें हमें हायर कैश फ्लो देखने को मिलेगा। तीसरा ले लेते हैं, तीसरा आता है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। मतलब इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया
इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया मतलब इन चीज़ों के अलावा भी हमें कई चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ठीक, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले हमें कई चीज़ों का और भी ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है, रिस्क का ध्यान रखना पड़ता है। रिटर्न तो चलो हो ही गया, ठीक है, रिस्क हो गया, रिटर्न हो गया, आपका कैश फ्लो भी आपने कर ही लिया कवर, कैश फ्लो हो गया। और हम क्या क्या ध्यान रख सकते हैं इन चीज़ों का, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो काफ़ी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, वो हमारी इसके अंदर आ जाती हैं। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया रिफर्स टू फैक्टर्स सच एज रिस्क, रिटर्न, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व आर कंसिडर्ड। इसके अंदर आप ये लिख सकते हो वाइल इन्वेस्टिंग करते समय। चौथा तो रिस्क हो गया, तो वी मस्ट चूज दोज प्रपोजल, वी चूज दोज proposal which have moderate risk और लो रिस्क। अब ये क्या लिख दिया, तो रिस्क तीन तरीके का होता है, हाई, मॉडरेट, लो। हाई मतलब बहुत ज़्यादा, मॉडरेट मतलब बीच का, और लो मतलब कम। ठीक, तो जिसमें मॉडरेट और लोअर रिस्क होंगे हम उन्हें चूज करेंगे। अगला ग्रोथ, ग्रोथ का भी ध्यान देंगे हम, लॉन्ग टर्म ग्रोथ का भी ध्यान देंगे, अपनी भविष्य में हमारी ग्रोथ के ऊपर भी हम ध्यान देंगे, ग्रोथ को भी कंसिडर करेंगे। अगर हमारे भविष्य में ग्रोथ होने वाली होगी तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक, तो ये चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी होती हैं। ये हो गया आपका दूसरा डिसीज़न। तीसरे की तरफ बढ़ते हैं, आपका होता है डिविडेंड डिसीज़न। ईजी लैंग्वेज में लिखवा दिया है मैंने, चाहो तो एक बार लिख लेना इसे समय निकाल के, कल तक ये पड़ जाएगी वीडियो। ठीक, तो डिविडेंड डिसीजन में हमें क्या फैसला लेना है, अभी हमने बात करी। डिविडेंड डिसीजन इन्वॉल्व हाउ मच ऑफ प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर एंड हाउ मच ऑफ प्रॉफिट शुड बी रिटेन इन द बिजनेस। ठीक, फॉर मीटिंग इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, मतलब डिविडेंड डिसीजन के अंदर हमें ये फैसला लेना होता है कि कितना पैसा प्रॉफिट में से हम रिटेन अर्निंग में डालें, बिजनेस के अंदर रिटेन कर दें इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और कितना पैसा हम डिविडेंड के तौर पे शेयर होल्डर्स में बांट दें। ठीक, तो इसके अंदर आपको ये फैसला लेना होता है। ये लाइन आपकी नोट्स में लिखी हुई है फर्स्ट डिविडेंड डिसीजन वाले उस हेडिंग के नीचे। ठीक, जो लाइन मैंने अभी बोली, तो ये आप लाइन लिख के आ सकते हो एग्जाम में, आसान सही लाइन है, बढ़िया लाइन है, ईजी लाइन भी है। अब इसमें फैक्टर्स मतलब कौन कौन से फैसले डिसीजन लेते समय हमें कंसिडर करने हैं। सबसे पहला होता है हमारा अर्निंग मतलब अगर हमारे बिजनेस की अर्निंग मतलब हमारे प्रॉफिट्स। ठीक है, अगर कंपनी के पास ज़्यादा अर्निंग होगी तो कंपनी हायर डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, ज़्यादा डिविडेंड देगी, और अगर कंपनी के पास कम अर्निंग होगी तो कंपनी डिविडेंड कम देगी या नहीं देगी। तो ठीक, लिख लेते हैं इफ देयर इज हायर अर्निंग कंपनी विल पे हायर डिविडेंड, कंपनी हायर डिविडेंड देगी। बट इफ देयर आर लोअर अर्निंग, अगर लोअर अर्निंग है तो कंपनी विल पे लो डिविडेंड, लो और नो डिविडेंड, देगी भी और हो सकता है ना भी दे। ठीक, तो अर्निंग हो गया। दूसरा अगर हम ले स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग मतलब कि हमारा प्रॉफिट हर साल स्टेबल है, हम ऑन एन एवरेज सेम प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो कंपनी जो है ज़्यादा डिविडेंड देंगे। तो यहाँ इसमें लिख सकते हो कंपनी हैविंग स्टेबल अर्निंग डिक्लेयर हाई डिविडेंड। ठीक, जिनकी स्टेबल अर्निंग होंगी वो हाई डिविडेंड देंगी। दूसरा इसको ऑटोमेटिकली उल्टा हो गया, कैश फ्लो आप अगला ले सकते हो, कंसिडर कर सकते हो। कैश फ्लो मतलब ठीक इफ
कैश फ्लो पोजीशन ऑफ कंपनी, शॉर्ट में लिख दिया कंपनी, इज गुड, इट डिक्लेयर हाई डिविडेंड, तो वो हाई डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। बट इफ कैश फ्लो पोजीशन इज बैड, इट डिक्लेयर लो और नो डिविडेंड, तो हो सकता है वो डिविडेंड डिक्लेयर ही ना करे और करे तो कम करे। ठीक, तो आप इसमें ये कंसीडर कर सकते हो। इसके बाद ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, चौथा हो जाता है आपका ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। इसमें क्या लिखना है, कंपनीज हैविंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटी डज नॉट डिक्लेयर डिविडेंड, मतलब ऐसी कोई कंपनी जिनके पास आगे भविष्य में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है तो वो अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगी ना, कंपनी में लगाएंगी ताकि कंपनी ग्रो हो पाए, वो डिविडेंड क्यों बांटेंगी। तो इसके अंदर आपको बस यही लिख देना है, ठीक है। इफ कंपनीज हैविंग growth plans, then it does not declare dividend, तो वो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेंगे। बट इफ कंपनी डज नॉट हैव ग्रोथ प्लान या अपॉर्चुनिटीज, देन इट डिक्लेयर हाई डिविडेंड, तो ये हाई डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे। ये हो गया पाँचवा लिख लेते हैं, इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं यार। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड मतलब कुछ कंपनीज होती हैं जो स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी फॉलो करती हैं। स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी मतलब कुछ कंपनीज का मानना होता है कि कुछ भी हो जाए, ज़मीन आसमान ऊपर नीचे हो जाए, प्रॉफिट कम हो या ज़्यादा हो, हम जो है एक सा ही डिविडेंड देंगे। तो ऐसी कंपनीज जो होती हैं वो जनरली हाई डिविडेंड बांटती हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं, कंपनीज हैविंग स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी जनरली डिक्लेयर हाई डिविडेंड, वो ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेयर करेंगी। ठीक, इसके बाद अगला अगर हम लें तो इसमें आप ले सकते हो, अगले में प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर। ठीक, शेयर होल्डर प्रेफरेंस मतलब कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं हमारे देश में जो भैया अपनी डिविडेंड के ऊपर ही अपना जीवन काट रहे हैं, मतलब और डिविडेंड के ऊपर ही उनका घर चल रहा है। तो ऐसे जो होंगे वो कंपनीज जो है, अगर ऐसे उसका शेयर होल्डर बेस होगा तो वो ज़्यादा डिविडेंड बांटेगी, और अगर ऐसे शेयर होल्डर्स हैं जो डिविडेंड के ऊपर रिलाय नहीं करते हैं ज़्यादा, तो कंपनी कम डिविडेंड बांटेगी। मोस्टली ऐसे बहुत ही कम शेयर होल्डर मिलेंगे आपको जिनकी प्रेफरेंस होगी वो डिविडेंड ना मिले। ठीक है, तो शेयर होल्डर प्रेफरेंस भी हमारा काफ़ी बड़ा पार्ट प्ले करता है। तो इसमें लिख देते हैं, शेयर होल्डर इफ शेयर होल्डर प्रेफर रेगुलर डिविडेंड इनकम, अगर शेयर होल्डर प्रेफर करते हैं कि उनकी रेगुलर डिविडेंड इनकम हो, देन कंपनी विल पे या डिक्लेयर हाई डिविडेंड या डिविडेंड। ठीक, तो इसके अंदर यही लिख लो, ऐसा कौन इंसान होगा जो डिविडेंड नहीं चाहेगा लेना। अगला हम ले सकते हैं टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी में क्या लिखेंगे हम, टैक्सेशन पॉलिसी मतलब सरकार की टैक्सेशन पॉलिसी। तो इसमें यही लिखना है, इफ़ टैक्स रेट आर हायर,
अगर सरकार ज़्यादा टैक्स लगा रही है तो हम डिविडेंड कम बांटेंगे। देन कंपनी पे लेस डिविडेंड, कंपनी कम डिविडेंड देगी। बट इफ टैक्स रेट्स आर लोअर, लेकिन अगर टैक्स रेट कम होंगे कंपनी पे हायर डिविडेंड, तो कंपनी ज़्यादा डिविडेंड बांटेगी। क्यों? क्योंकि भैया इंटरेस्ट, ठीक है, टैक्स में बेनिफिट्स मिलते हैं कई तरीके के, वो आप हायर लेवल पे सीखोगे। वैसे तो इंटरेस्ट का बहुत सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि इंटरेस्ट पेमेंट हमारा प्रॉफिट कम कर देता है, तो वो हमें फ़ायदा मिलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ उससे मतलब नहीं है। तो मतलब यही अभी इसके लिए यही समझो नॉर्मली कि टैक्स रेट अगर ज़्यादा होंगे तो कंपनी डिविडेंड की फॉर्म में पैसा कम देगी, लेकिन अगर टैक्स रेट कम होंगे तो कंपनी ज़्यादा डिविडेंड की फॉर्म में पैसा देगी। अगला अगर हम ले सकते हैं स्टॉक मार्केट रिएक्शन। स्टॉक मार्केट रिएक्शन मतलब डिविडेंड की खबर से स्टॉक मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। अगर स्टॉक मार्केट का रिएक्शन डिविडेंड डिक्लेरेशन पे पॉजिटिव होता है तो डिविडेंड ज़्यादा डिक्लेयर किया जाता है। तो इसमें यही लिख लो, पॉजिटिव स्टॉक मार्केट रिएक्शन लीड टू हायर डिविडेंड, ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा। वेयर एज जबकि, ठीक, निगेटिव रिएक्शन लीड टू नो या फिर लोअर डिविडेंड, या लेस डिविडेंड भी लिख सकते हो लोअर की जगह, ठीक। तो ये हो गया आपका। इसके अलावा और भी कुछ हो सकता है। लीगल कॉन्स्टेंट हो सकते हैं आपके। लीगल कॉन्स्टेंट मतलब अगर कोई लीगल समस्या है डिविडेंड बांटने में, हम लीगली डिविडेंड नहीं बांट सकते एज पर कंपनीज एक्ट, तो हमारा इसमें आ जाता है, लीगल वाले में आ जाता है, ठीक। अगर कोई लीगल समस्या है, कानूनी वजह से हम किसी वजह से डिविडेंड नहीं बांट पा रहे हैं, तो हमारा इसमें आ जाता है, ठीक। कंपनीज एक्ट के में कुछ गाइडलाइंस दे रखी हैं डिविडेंड के लिए, उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही डिविडेंड दिया जाता है, ठीक। आप हायर लेवल पे जाके पढ़ोगे इन चीज़ों को, तो अभी के लिए बस इतना लिख लो, अपने शब्दों में अगर आ जाए तो बना के लिख देना। तो ये तो आपके 3 डिसीजन मैंने कवर कर दिए फटाफट से, बहुत तेज़ी के साथ। अब इन तीनों डिसीजंस के बाद हम आगे अपने बचे हुए 2 डिसीजंस को और कवर कर लेते हैं, जो हमारे मेन रह जाते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग कौन से? फिक्स्ड कैपिटल डिसीजन, ठीक। हम पहले इसे कवर करते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी फिक्स्ड कैपिटल के डिसीजंस के ऊपर असर डालेंगे, ठीक। तो हमें अब इस चीज़ के ऊपर आगे बढ़ना है। तो इसमें भी आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं फटाफट। फिक्स्ड कैपिटल फैक्टर, फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स कैपिटल रिफर्स टू इन्वेस्टमेंट इन किसमें? फिक्स्ड एसेट्स, जैसे कि सच एज लॉन्ग टर्म एसेट्स, सच एज हमारी प्लांट मशीनरी, बिल्डिंग हो गई, कंप्यूटर हो गई, पेटेंट्स, कॉपीराइट, गुडविल, इन सब में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो हमारी इसके अंदर आ जाती है, ठीक। These decisions are called investment or capital busting decision। इन्हें इन्वेस्टमेंट और कैपिटल बस्टिंग डिसीजन भी कहते हैं। क्यों? बिकॉज दे अफेक्ट द ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस इन लॉन्ग रन, क्योंकि ये हमारे बिजनेस की ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी पे लॉन्ग रन में असर डालते हैं। तो ये पहले पॉइंट में लिखा हुआ है आपके नोट्स में, ठीक। It must be financed through long-term sources of capital such as equity and preference shares, long-term loans and retained earning। मतलब हमें फिक्स कैपिटल के लिए जो पैसा चाहिए होता है वो हम ज़्यादातर लॉन्ग टर्म सोर्सेज से लेके आते हैं, तो हमें ये इसमें लिख देना होता है। अब इसके हम फटाफट से समझ लेते हैं क्या सीन है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे इस पर। पहला फैक्टर होता है आपका नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब आपके बिजनेस का नेचर कैसा है। आपका ट्रेडिंग कंसर्न है
या मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है। मतलब ट्रेडिंग कंसर्न, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का मतलब आप गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हो या आप नॉर्मली प्रोड्यूसर से गुड्स खरीद रहे हो, डिस्ट्रीब्यूटर से गुड्स खरीद रहे हो, होलसेलर से गुड्स खरीद रहे हो और उसे कस्टमर को बेच रहे हो। ठीक है, आप होलसेलर हो, रिटेलर हो या डिस्ट्रीब्यूटर हो, या ये भी हो सकता है आप प्रोड्यूसर हो तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, और बाकी तीनों कैटेगरी में आ जाते हो तो आपका ट्रेडिंग कंसर्न में माना जाता है, क्योंकि आप फिर गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हो, खाली ट्रेडिंग कर रहे हो, वो आपका स्टॉक इन ट्रेड में काउंट हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा सबसे पहले हमारा इसमें आ जाता है नेचर ऑफ बिजनेस। अगर नेचर ऑफ बिजनेस की बात करें तो इसमें हम लिखेंगे, नॉर्मली लिखना है आ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नीड्स हायर वर्किंग हायर फिक्स्ड कैपिटल। ठीक, whereas trading company require less fixed capital। ट्रेडिंग कंपनी है तो कम चाहिए। दूसरा पॉइंट, दूसरा इसमें लिख लो स्केल ऑफ ऑपरेशन। स्केल ऑफ ऑपरेशन मतलब आप किस स्केल पे काम कर रहे हो। अगर आप लार्ज स्केल पे काम कर रहे हो तो ज़्यादा चाहिए, कम इस छोटे स्केल पे काम कर रहे हो तो कम चाहिए। लार्ज स्केल मतलब आपके बिजनेस की ब्रांचेस बहुत ज़्यादा हैं, आपकी फैक्ट्रीज़ में, आपके बिजनेस में डिपार्टमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर डिपार्टमेंट्स बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट बने हैं, डिविजनल स्ट्रक्चर अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो स्केल ऑफ ऑपरेशन लार्ज होगा। ऑब्वियस सी बात है, लार्ज स्केल ऑफ ऑपरेशन नीड्स हायर फिक्स कैपिटल। तो इसके अंदर ये लिखेंगे, इफ़ कंपनी इफ़ कंपनी आर ऑपरेटिंग एट लार्ज स्केल, अगर हम लार्ज स्केल पे काम कर रहे हैं, देन वी रिक्वायर हाई फिक्स कैपिटल। तो हमें हाई फिक्स कैपिटल चाहिए। वेयर एज लेकिन इफ कंपनी इज ऑपरेटिंग ऑन अ स्मॉल स्केल, इट रिक्वायर लेस फिक्स्ड कैपिटल। लेकिन अगर हम स्मॉल स्केल पे काम कर रहे हैं तो हमें पैसा कम चाहिए। तीसरा पॉइंट कवर कर लेते हैं, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। इसमें क्या लिखेंगे, दो टेक्निक होती हैं प्रोडक्शन की। इकोनॉमिक्स में आप पढ़ के आए, कहाँ पढ़ के आए, सेंट्रल प्रॉब्लम्स के अंदर पढ़ के आए, फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा 11th क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स में, कि टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन की दो होती हैं, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। अब इसमें क्या होता है, लेबर इंटेंसिव में हम लेबर को हायर करते हैं प्रोडक्शन करने के लिए, और कैपिटल इंटेंसिव में हम मशीन्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्शन करने के लिए। अगर आप कैपिटल इंटेंसिव मेथड को फॉलो कर रहे हो तो मशीन्स ज़्यादा चाहिए, फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। लेकिन अगर आप लेबर इंटेंसिव फॉलो कर रहे हो तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है। तो यही लिखेंगे इसके अंदर, और कुछ नहीं लिखेंगे। तो यहाँ लिख लो, कंपनीज यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक रिक्वायर्ड हाई फिक्स कैपिटल, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने। वेयर एज कंपनी यूजिंग लेबर इंटेंसिव टेक्निक रिक्वायर लो फिक्स्ड कैपिटल। ठीक, तो ये 3 पॉइंट हो गए आपके। चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 5 या 6 कितने 8 पॉइंट है इसके अंदर। चौथा पॉइंट है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। ठीक है, मतलब आपका बिजनेस ऐसा है जिसमें आप बहुत ही ज़्यादा अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हो, तो टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, टेक्नोलॉजी चेंज होती रहेगी ही रहेगी। तो अगर आप ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो जो जल्दी चेंज हो जाती है, तो आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट हाई होगी। ठीक,
इसमें लिख लो इंडस्ट्रीज यूजिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी require high fixed capital than companies using आउटडेटेड तो नहीं सही रहेगा, ऑब्सोलीट लिख लो, ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी। मतलब जो कंपनीज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करती हैं उन्हें ज़्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए उन कंपनीज के मुकाबले जो ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रही हैं। पांचवा लिख सकते हो ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव। ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट आप लिख सकते हो। इसके अंदर क्या लिख सकते हो, जिन कंपनीज के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन्हें ज़्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए। ठीक, तो इसमें लिख लो कंपनी विच आर एक्सपेंडिंग, जो कंपनीज बढ़ रही हैं, ठीक है, एंड हैविंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज रिक्वायर हाई फिक्स्ड कैपिटल। बस एक इतना ही बहुत है। जिनके पास नहीं होगी ऑब्वियस सी बात है उन्हें नहीं चाहिए होगी। डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन मतलब पहले आप सिंगल लाइन प्रोडक्ट बनाते थे, अब आपने प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन कर दिया, अब दो वैरायटी के प्रोडक्ट बनाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी फैक्ट्री है, पेंसिल बनाता हूँ, मैंने फैसला किया अब मैं रबड़ भी बनाऊंगा, ये डाइवर्सिफिकेशन हो गया। ठीक, कंपनीज प्लानिंग टू डाइवर्सिफाई लिखो, कंपनीज प्लानिंग टू डाइवर्सिफाई प्रोडक्शन रिक्वायर हाई फिक्स्ड कैपिटल। ठीक, जो कंपनी डाइवर्सिफिकेशन क्यों प्लान कर रही हैं उनके लिए ज़्यादा फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। ठीक, इसके बाद आप लिख सकते हो फाइनेंशियल अल्टरनेटिव। जैसे फाइनेंशियल अल्टरनेटिव्स, अब आपको मशीन्स चाहिए, आपको लीज पे मिल जाए या आपको कहीं से रेंट पे मिल जाए तो भैया तुम्हारा पैसा बच जाएगा। ठीक, तो इसके अंदर यही ले लो, इफ़ कंपनीज आर एबल टू अरेंज लीजिंग फैसिलिटीज ठीक, देन दे रिक्वायर लेस फिक्स्ड कैपिटल। मतलब जो कंपनीज अरेंज कर पाती हैं लीजिंग फैसिलिटीज़ मतलब रेंट वगैरह पे ले पाती हैं तो उन्हें कम चाहिए होती है। या लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, अगर कोई कंपनी कोलैबोरेशन में काम कर रही है किसी दूसरी कंपनी के साथ, जॉइंट वेंचर में काम कर रही है, तो भैया कैपिटल कम चाहिए, क्यों, वो भी तो लगाएगी दूसरी कंपनी, ठीक, वो देखेगी थोड़ी ना खाली। ठीक, इसमें लिख लो इफ़ कंपनीज प्रेफर जॉइंट वेंचर और कोलैबोरेशन देन इट रिक्वायर लेस फिक्स कैपिटल, तो कम फिक्स कैपिटल चाहिए होगी। तो ये आपके फिक्स्ड कैपिटल के सारे कवर हो गए। इसके बाद हम बढ़ें आगे तो हमारा वर्किंग कैपिटल आ जाता है। वर्किंग कैपिटल का मतलब हो गया कि आप पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, करंट एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो। करंट एसेट्स मतलब कैश इन हैंड हो गया, मार्केटेबल सिक्योरिटी, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स हो गए, ठीक है, आपकी इन्वेंट्री हो जाएगी, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए, रॉ मटेरियल हो गया। इन्वेंट्री के ऐसे 3 पार्ट होते हैं, हमें पता है, फिनिश गुड, वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल, तो वो तीनों इसमें आ जाते हैं हमारे। ठीक, तो अब पढ़ना क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़ने हैं।
मेन तो फैक्टर्स अफेक्टिंग ही है, यही पूछे जाएंगे। वर्किंग कैपिटल को तो आप खाली डिफाइन कर दोगे पहचानने के बाद केस स्टडी में से। ऐसे ही केस स्टडी में जो सा भी आप डिसीजन पहचानोगे उसे पहले डिफाइन कर दोगे एक नंबर के साथ, एक या दो लाइन में, क्योंकि पहला क्वेश्चन अगर केस स्टडी में होगा तो वो एक ही नंबर का होगा या 2 नंबर का होगा, दूसरा 4 नंबर का होगा। अगर 4 नंबर की केस स्टडी होगी तो 1 नंबर का होगा, दूसरा वाला 3 नंबर का होगा। इसमें फैक्टर्स लिखने होंगे, जितने कहा हो उतने लिखना, अगर कुछ नहीं कहा हो तो 3 नंबर का हो तो 3 लिखना, 4 का हो तो 4 लिखना। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या क्या ले सकते हैं, सेम फैक्टर्स होते हैं बेसिकली, जैसे कि नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का नेचर क्या है आपका। बिजनेस का नेचर मतलब वही बात, ट्रेडिंग कंसर्न है या मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, ट्रेडिंग कंपनी चला रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चला रहे हो। ठीक, अगर ट्रेडिंग कंपनी है तो वर्किंग कैपिटल, शॉप है आपकी तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, और अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो भैया प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए नहीं चाहिए, तो ज़्यादा चाहिए। तो लिख लेंगे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज require high working capital as they require more raw material, whereas trading company does not require लो वर्किंग कैपिटल। यहाँ लिख देंगे हम हाई वर्किंग कैपिटल सेंटेंस के हिसाब से। दूसरा ले सकते हैं नेचर ऑफ बिजनेस के बाद स्केल ऑफ ऑपरेशन। आप छोटे स्केल पे काम कर रहे हो, बड़े स्केल पे, आप अगर प्रोडक्शन मान लो छोटे स्केल पे कर रहे हो तो भैया वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे कर रहे हो तो ज़्यादा चाहिए। ठीक, तो इसके अंदर यही लिख लोगे, कंपनी ऑपरेटिंग एट large scale require high working capital। ठीक, ड्यू टू मोर इन्वेंट्री लिख भी सकते हो आप, ड्यू टू मोर नीड ऑफ इन्वेंट्री, वेयर एज कंपनी ऑपरेटिंग एट स्मॉल स्केल रिक्वायर लेस वर्किंग कैपिटल। ये हो गया। तीसरा ले लेते हैं हम फटाफट से। तीसरे में आप ले लो बिजनेस साइकिल्स। तीसरे में हम ले लेते हैं बिजनेस साइकिल। ये क्या होती है बिजनेस साइकिल? बिजनेस साइकिल मतलब पीरियड ऑफ बूम और डिप्रेशन, मंदी का और तेजी का समय मार्केट में। कहते हैं ना कि आज बहुत मंदी थी, एक भी सामान नहीं बिचा, 1 रुपये की सेल नहीं हुई, तो वो चीज़। अगर बूम का पीरियड है तो डिमांड ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है आपको क्या चाहिए होगी, ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी। ड्यूरिंग द बूम पीरियड firms require high working capital due to high demand, high demand की जगह, whereas during depression firms require लेस वर्किंग कैपिटल, फर्म को कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, तो ये हो गया यहाँ तक 3 पॉइंट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ठीक, 3 हो गए हमारे बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशंस तक। उसके बाद अगला फैक्टर अगर हम ले चौथा, तो हमारा आता है, चौथे में हम ले सकते हैं सीजनल फैक्टर। सीजनल फैक्टर क्या कहता है? सीजनल फैक्टर कहता है हमारा कि कंपनीज विच आर सेलिंग सीजनल गुड्स रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल्स। तो लिख लो कंपनीज सेलिंग या डीलिंग
सेलिंग की जगह डीलिंग ही लिखना, डीलिंग इन सीजनल प्रोडक्ट्स रिक्वायर हाई वर्किंग कैपिटल ड्यूरिंग सीजन ड्यू टू हाई डिमांड। ठीक, बस इसके अंदर इतना ही लिखना है। अगला अगला आप लिख सकते हो इसमें अपना ले सकते हो प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल मतलब गुड्स को प्रोड्यूस होने में कितना समय लग रहा है। अगर आपकी प्रोडक्शन साइकिल बहुत ज़्यादा लंबी है तो आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी लंबी होगी। ठीक, अगर आपकी प्रोडक्शन साइकिल जो है ठीक आपकी कम है तो आपको कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसके अंदर यही लिखना है, इफ प्रोडक्शन साइकिल इज लॉन्ग फर्म require high working capital, but if production cycle is short firm require less working capital। ठीक, जी आ जाएगा आपका। इसके बाद अगर हम बात करें तो हम इसमें और ले सकते हैं बढ़िया बढ़िया क्रेडिट अलाउड। क्रेडिट अलाउड का मतलब इसमें क्या है कि हमें कितना क्रेडिट मिल जाता है, क्रेडिट मिल नहीं जाता है, कितना क्रेडिट हम अलाउ करते हैं, मतलब कितना सामान हम उधार पे बेचना प्रेफर करते हैं। अगर हम प्रेफर करते हैं कि सामान हम उधार पे बेचेंगे, बाद में पेमेंट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो भैया स्टॉक ज़्यादा चाहिए रखना पड़ेगा, रॉ मटेरियल ज़्यादा चाहिए होंगे, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर हम लोग स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी फॉलो करते हैं, मतलब उधार देते ही नहीं है, जैसे बोर्ड दुकान पे लगा लेते हैं, उधार एक जादू है, हमने दिया और आप गायब, अगर ये वाली सिचुएशन लगा रखी है हमने, तो हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। तो इसके अंदर बस यही लिख लेते हैं, कंपनी फॉलोइंग लिबरल क्रेडिट पॉलिसी रिक्वायर हाई वर्किंग कैपिटल। मतलब जो कंपनीज लिबरल क्रेडिट पॉलिसी आसानी से उधार देती हैं उन्हें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। वेयर एज कंपनी फॉलोइंग स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी इट रिक्वायर लो वर्किंग कैपिटल। तो हमें कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। अगला क्रेडिट अवेल, मतलब अगर हमें क्रेडिट आसानी से मिलता है या नहीं। अगर हमें उधार आसानी से सामान मिल जाता है तो हम रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट कम होगी, और आसानी से नहीं मिलता है तो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। ठीक, मतलब अगर हमें उधार लंबे समय के लिए मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट कम रहेगी, और उधार छोटे समय के लिए मिल रहा है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। तो इसमें यही लिखते हैं, इफ़ सप्लायर, मतलब जहाँ से हम सामान खरीद रहे हैं, प्रोवाइड लॉन्ग टर्म क्रेडिट, वो हमें लंबे समय के लिए उधार दे रहा है, देन वी रिक्वायर लेस वर्किंग कैपिटल। बट इफ सप्लायर प्रोवाइड शॉर्ट टर्म क्रेडिट, अगर वो ज़्यादा लंबे समय के लिए उधार नहीं दे रहा है, देन वी रिक्वायर हाई वर्किंग कैपिटल, तो हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। इसके बाद अगला ले सकते हैं हम आपका बुक में से बहुत सारे दे रखे हैं, एक और कवर कर लेते हैं, हम 8 कर लेते हैं, 3 5 5 10 तो कौन सा रहेगा इसमें अभी,
ऑपरेटिंग साइकिल ले गया, पहले ऑपरेटिंग साइकिल कवर करते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल क्या है? ऑपरेटिंग साइकिल आपका अकाउंट में जो आपने पढ़ी थी वही होती है ऑपरेटिंग साइकिल, कुछ नया नहीं होता है। मतलब अगर आपकी ऑपरेटिंग साइकिल हाई है तो आपको क्या चाहिए? कम रिक्वायरमेंट है। और अगर आपकी ऑपरेटिंग साइकिल लो है, ठीक, सॉरी, अगर आप ऑपरेटिंग साइकिल अगर हाई है तो आपको वर्किंग कैपिटल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और अगर आपकी ऑपरेटिंग साइकिल बहुत हाई है, ठीक, तो रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो ये लिखते हैं कंपनी हैविंग गुड ऑपरेटिंग साइकिल रिक्वायर less working capital, whereas company having लो ऑपरेटिंग साइकिल वर्ड नहीं मिल रहा है मुझे, रिप्लेस कर लेना अगर मिल जाए इसकी जगह कोई कम या फिर छोटी शॉर्ट लिखो। शॉर्ट ऑपरेटिंग साइकिल कंपनी रिक्वायर हाई वर्किंग कैपिटल। ये हो गया। 2 और कवर करते हैं फटाफट से, 8 हो गए हमारे, 10 हो जाएंगे। अगला है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। ये क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल तुम्हें आसानी से मिलता है या नहीं मिलता है। अगर रॉ मटेरियल आपको आसानी से मिल जाता है तो कोई समस्या नहीं है, हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम है, ठीक। अगर रॉ मटेरियल आसानी से नहीं मिलता है तो हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो यही लिखेंगे, इफ़ रॉ मटेरियल, ठीक है, इज easily available, then firm require less working capital, whereas if raw material is not easily available, कंपनी या फर्म लिख लेना, रिक्वायर हाई वर्किंग कैपिटल। 10वां और आखिरी लिख लेते हैं ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, मतलब कंपनीज हैविंग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट रिक्वायर हाई वर्किंग कैपिटल। तो लिखो कंपनीज, वही बात लिखनी है, कंपनीज हैविंग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट रिक्वायर हाई वर्किंग कैपिटल, whereas company having company whereas when company does not have growth opportunity, it require less working capital। ठीक है, तो ये 10 हो गए। इन 10 को बहुत ही अच्छे से आप कवर करें, अच्छे से करें। बेसिकली हमने सारे फैक्टर्स वाले पढ़ लिए हैं। इस चैप्टर के 2 टॉपिक्स रह जाते हैं जो मुझे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। उसके ऊपर मैं एक पर्टिकुलर छोटी सी वीडियो बना के आपका डाउट्स वगैरह क्लियर कर दूंगा उसके बारे में भी। इस वीडियो में हमने यहाँ पे इतना कवर कर लिया।